वैदिक काल मतलब जिस काल में वेदों की रचना हुई है। नहीं, इस काल की तो कोई लिपि ही नहीं थी, तो फिर वेदों की रचना कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक देशपांडे और आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल। तो मैं बात कर रहा था कि वेदों की रचना नहीं, वेदों का संकलन किया गया था। इस काल की कोई लिपि नहीं थी और बाद में इसका संकलन किया गया, जो कि किया गया कृष्णदेवपायन मतलब वेद व्यास द्वारा। वैदिक सभ्यता पर प्रकाश डालने के लिए हम 4 पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला है कालखंड, किस कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तीसरा है स्रोत, इसके स्रोत हमें कहाँ से मिले। और चौथा है विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। कालखंड, कालखंड के बारे में बात करें तो जो वैदिक काल है उसका जन्म 1500 से लेकर के 600 बीसी के आसपास माना जाता है। इस काल को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऐसा माना जाता है कि 1000 बीसी के लगभग यूपी के एटा के अफरंजी खेड़ा में लोहे की प्राप्ति हुई और इस समय से ही यह काल दो भागों में विभक्त हो गया, एक है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। मतलब लोहे की प्राप्ति से पहले ऋग्वैदिक और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। यदि हम बात करें कि जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वैदिक शब्द की उत्पत्ति हुई है विद नामक शब्द से, जिसका अर्थ होता है जानना। कुछ फैक्ट के बारे में हम बात करें तो आर्य शब्द जो है वो संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन। और ऋग्वेद में इस आर्य शब्द का प्रयोग कुल 33 बार किया गया है। ठीक है, और हम लोग अगर इनके निवास स्थल की बात करें तो भारत में इनका निवास कश्मीर, सप्त सिंधु प्रदेश और मध्य प्रदेश तरफ था। कुछ जो साक्ष्य हैं वो भारत के बाहर से प्राप्त हुए हैं। भारत के बाहर से जर्मनी से, तिब्बत से, दक्षिणी रूस से और मध्य एशिया से। चलिए हम लोग सोर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो यह मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक है साहित्यिक आधार पर, एक है पुरातात्विक आधार पर। तो पहले हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक आधार पर। पुरातात्विक आधार पर इससे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं और एक मृदभांड प्राप्त होते हैं। जो मृदभांड है वो दो काल से प्राप्त होते हैं हमें, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें गेरुवर्णीय मृदभांड प्राप्त हुए थे और जो उत्तर वैदिक काल है वहां से हमें चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है, और अभिलेख के बारे में बात करें तो इससे दो प्रकार के हमको अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख है तुर्की अभिलेख, जो कि 1400 बीसी के लगभग मिला था हमें, है ना। इसका भी दो प्रकार है, एक है हिप्ती कबीला, एक है भितंदी कबीला। ठीक है, और अगला है कस्सी का अभिलेख, जो कि 1600 बीसी में ईरान से प्राप्त हुआ था, जिससे हमें यह साक्ष्य मिले कि ईरान से आर्यों का आगमन भारत को हुआ था। चलिए बात करते हैं हम साहित्यिक आधार पर। साहित्यिक आधार पर हमें वैदिक काल के साक्ष्य मिलते हैं वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथ से, अरण्यक से और उपनिषद से। तो वेदों के बारे में हम बात करें तो कुल 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है वो जादू टोना, वशीकरण, ये सब की व्याख्या है उसमें। तो यह बातें थी वेदों की। अब हम आगे बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वेदों को
जो आसान भाषा में जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए उसका वर्णन किया गया। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा वेदों को आसान शब्दों में जनमानस तक पहुंचाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अरण्यक की। अरण्यक मतलब अरण्य का मतलब आप समझते होंगे, अरण्य मतलब होता है जंगल। तो अरण्यक में गुरु एवं शिष्य के मध्य कुछ रहस्यमयी बातों की चर्चा का वर्णन किया गया है। ये था अरण्यक। अब हम बात करते हैं अरण्यक के बाद उपनिषद की, चूंकि कुल उपनिषद की संख्या है 108 और उपनिषद एक साहित्य जिसमें कि दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गिक बातों का वर्णन किया गया है। तो ये थे साहित्य। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम वैदिक काल से संबंधित साहित्यों पर प्रकाश डालेंगे और वैदिक काल की विशेषताएं क्या हैं फिर उसको समझेंगे।